हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इंडिया। तो जो ये वीडियो होने वाली है वो बिजनेस लॉ की लास्ट यूनिट की लास्ट चैप्टर की होने वाली है, ठीक है, जिसका नाम है फाइनेंशियल डिस्क्लोजर एंड वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी। फाइनेंशियल डिस्क्लोजर का मतलब होता है कि जैसे हमारे कंपनी का फाइनेंशियल ईयर क्या होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, ठीक है, तो उसमें क्या क्या डिस्क्लोज करना होता है हमें फाइनेंशियली, वो यहाँ पे आएगा, डॉक्यूमेंट वगैरह जो होते हैं। और वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी, जब हमें अगर एलएलपी बंद करना होता है, वाइंडिंग अप करना होता है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहता है, क्या उसमें आते हैं, तो ये सब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इसके 4 से 5 पार्ट बनेंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लेकिन आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पार्ट 1 होने वाला है, ठीक है। वीडियो पे अंत तक देखना वरना आपको बीच में समझ में नहीं आएगा। और हाँ, इससे पहले मैं सारे बना चुका हूँ एलएलपी भी, और सबकी जो प्लेलिस्ट है वो तैयार हो चुकी है, ठीक है। उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, बाकी आप चैनल पर जाके देख सकते हो। तो चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, हमने एलएलपी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि एलएलपी क्या होता है। एलएलपी एक तरह से कंपोनेंट होता है पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी का, ठीक है। इनको रिक्वायर है कि अपने एलएलपी जो है ना, उनको सारी बुक्स अपनी मेंटेन करनी पड़ेगी रेगुलर बेसिस पे। अब वो क्या होती है, अपनी एसेट और लायबिलिटी, डिटेल ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट, यानी उनकी कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है, कितना उनके पास पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, उनको प्रॉपर रिकॉर्ड करना पड़ेगा इन्वेंट्रीज का कि उनके पास कितना स्टॉक है, ठीक है, उनको मेंशन करना पड़ेगा। अनदर एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर इज ऑडिट। देखो, ऑडिट का मतलब क्या होता है? ऑडिट का मतलब सिंपल समझो। ऑडिट का मतलब होता है कि जो आपने अकाउंट्स बनाया है ना, ठीक है, उसको एक तरह से चेक करवाना, ठीक है, ऑडिट करवाना। इस मीन्स कि जो आपने आपने जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है उसको एक बार ऑडिट कराना, उसको सही करवाना, उसको चेक करवाना कि वो सही है या नहीं। वो आपका सिर्फ सीए ही कर सकता है। ऑडिट की पावर सिर्फ सीए के पास होती है, ठीक है। तो कोई एलएलपी है तो उसने कोई सीए रख रखा है, ठीक है, या फर्म में जाके आपने सीए बना रखा है, ठीक है। अब सीए इनकी सारी बुक्स मेंटेन करता है, और ये अपनी खुद की एलएलपी खुद अपनी बुक्स मेंटेन करती है। फिर जो सीए है ना, वो इनके यहाँ पे आएगा, इनके एलएलपी में, और इनकी जितनी भी बुक्स है सबको चेक करेगा। और चेक जो करता है उसे हम ऑडिट कहते हैं, ठीक है। हम नॉर्मल उसे चेक कहते हैं, बट अकाउंट की लैंग्वेज में उसे ऑडिट कहा जाता है, ठीक है। तो ऑडिट का सिंपल मतलब है कि आपकी जो भी आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो, आपको जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हो, उसको एक बार चेक करवाना, उसे ऑडिटिंग कहते हैं, जिसकी पावर सिर्फ सीए के पास होती है। एलएलपी हुज टर्नओवर डज नॉट एग्जिस्ट, जिसका टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में 40 लाख से एग्जिस्ट नहीं होता, ठीक है। 40 लाख से और 25 लाख से एग्जिट नहीं होता, ठीक है, सॉरी। 40 लाख तक कंट्रीब्यूशन नहीं होने चाहिए और 25 लाख तक एग्जिस्ट एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, एग्जाम्प्ट हो जाता है किससे? अकाउंट ऑडिटेड से। अगर आपकी 25 लाख से कम है, ठीक है, अगर आपकी जो इनकम है या बोलो आपकी जो टर्नओवर है ना एलएलपी की, वो अगर 25 लाख से कम है एक साल की फाइनेंशियल ईयर की, तो आपको ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं है। जिस टाइम आपकी अगर 25 से 26 हो गई, उस टाइम आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा, ठीक है। वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट डिफरेंट प्रोविजंस। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिफरेंस प्रोविजन, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ कंपनी, पार्टनरशिप एंड अनलिस्टेड कंपनी इनटू एलएलपी। एलएलपी में कंपनी को चेंज करना, पार्टनरशिप को चेंज करना और अनलिस्टेड कंपनीज को चेंज करना, इनका हम कन्वर्जन भी देखने वाले आगे चैप्टर के अंदर। इन द एंड वी विल डिस्कस, इसके एंड में हम क्या डिस्कस करेंगे? हाउ एन एलएलपी गोज थ्रू द प्रोसेस, मतलब एलएलपी में ऐसा वाइंडिंग अप कौन कौन से प्रोसेस से निकलता है, और उसे कौन कौन से जो मोड है बाइंडिंग अप के क्या क्या फॉलो करने होते हैं, उसके डिफरेंट टाइप के मोड्स होते हैं कि उन्हें अगर एलएलपी वाइंड करनी है अपनी, तो उसके लिए क्या क्या उसका मोड्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो इस चैप्टर का ये था एक तरह से ब्रीफ, ठीक है। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहला हम इसमें इस चैप्टर का मकसद है ऑडिट के बारे में बताना, ठीक है। ऑडिट में आपको बता चुका हूँ, ठीक है, और ये आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ऑडिट का मतलब समझना है बस, ठीक है। आपके सिलेबस में ऑडिट है नहीं ज़्यादा। फिर आपको क्या है, आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है, आपको कुछ ऐसे प्रोसेस याद रखने हैं जो आपके वाइंडिंग अप करने में हेल्प रहेंगे,
ठीक है, तो उनको हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं फाइनेंशियल डिस्क्लोजर ऑफ एलएलपी क्या होता है, उसकी मीनिंग जानते हैं। द एलएलपी एक्ट रिक्वायर, एलएलपी को रिक्वायर है कि उसको सारी जितनी बुक्स ऑफ अकाउंट है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट में जितने कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट क्या, और मोस्टली बीकॉम में कॉमर्स वाले होते हैं। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब है आपका पीएनएल होता है, जर्नल होती है, बैलेंस शीट होती है। अब इसके लिए तो काफ़ी सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे टैली हो गया, बिजी हो गया, ठीक है, मार्ग हो गया, ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके अंदर ये सारे जो बुक्स है वो मेंटेन की जाती है। ठीक है, तो उनको आपको उस सॉफ्टवेयर पे डेली बेसिस पे रिकॉर्ड कर दिया, तो चाहे आप हार्ड कॉपी में करो चाहे आप सॉफ्ट में करो। ठीक है, और इनको इंश्योर करना पड़ता है कि इनकी जो ट्रांजेक्शन है वो डेली बेसिस पे हो रही है या नहीं हो रही। द एक्ट ऑल्सो मेक इट मैंडेटरी, एलएलपी का जो एक्ट है ना कि इसको मैंडेटरी कर देता है कि तुम्हें फुल डिस्क्लोजर करना पड़ेगा प्रिस्क्राइब बुक्स का, जो भी उसके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट हो गया, ठीक है, या उसको सॉल्वेंसी यानी उसका दीवार निकल के उसकी जो एलएलपी वो डूब गई तो उसका अपने जो प्रॉपर उसने जो बुक्स बनाई ना उसको सामने लाना पड़ेगा। इट कंपल्सरी टू गेट अकाउंट्स ऑडिटेड, ठीक है, उसको कंपलसरी है। अगर उसकी जो इनकम है 25 लाख से ऊपर हो जाती तो उसको कंपलसरी है अकाउंट की ऑडिट करवाना सीए से, और उसकी जो एनुअल टर्नओवर है, ठीक है, उसके हिसाब से। अब एनुअल जो रिटर्न है वो भी आपको भरनी पड़ेगी। एनुअल रिटर्न एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में एक बार जाती है, ठीक है, एंड में जाती है फाइनेंशियल ईयर के। तो ये जो एनुअल रिटर्न होती है ये लास्ट में जाने वाली रिटर्न होती है। अब मेंटेनेंस, अब देखो आपको क्या क्या कैसे कैसे मेंटेन करना है बुक वो जानते हैं। ऑब्लिगेशन टू मेंटेन प्रॉपर बुक्स, आपको ऑब्लिगेशन है, ठीक है, यानी आपको करना ही पड़ेगा मेंटेन आपकी जो भी बुक्स होंगी। एवरी एलएलपी हैज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट, ये आपको पता है। फॉर्म एंड कंटेंट्स, इसके अंदर जो भी कंटेंट्स होगा आपको देना पड़ेगा। रूल 24 क्लॉज 2 ऑफ एलएलपी रूल 2009 प्रोवाइड दैट द बुक सेल कंटेन्स, मतलब जो भी ये बुक्स है, बुक्स ऑफ अकाउंट है, इसके अंदर क्या क्या आता है। पहला, आपके जितनी भी रिसिप्ट की डिटेल है, पेमेंट की डिटेल है मनी की, यानी जितना आपके पास पैसा आया और जितना आपने किसी को पेमेंट दिया है, ठीक है, किसी पार्टी से आपको पैसा आया, किसी पार्टी को आपने पेमेंट दिया, तो वो रिकॉर्ड करना है मनी के टर्म में। दूसरा, आपके जो भी सोर्सेज है रिसिप्ट एंड पेमेंट के, बैंक से किया है, थ्रू कैश किया है, थ्रू एनईएफटी किया है, किसके थ्रू किया है, ठीक है, वो सोर्सेज। दूसरा, रिकॉर्ड ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ एलएलपी, आपको एक बैलेंस शीट भी तैयार करनी पड़ेगी जिसपे आपको एसेट और लायबिलिटी भी बतानी पड़ेगी कि आपके पास कितने डेटर्स है, कितने क्रेडिटर्स है, कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटी, कितना स्टॉक है, ठीक है, वो भी आपको यहाँ बताना पड़ेगा। तीसरा, प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक से है, इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक से है। WIP है यानी कितना आपका स्टॉक पड़ा है फुल, ठीक है, और रॉ मटेरियल है, और कितना आपका वर्किंग प्रोग्रेस है ना, कितना आपका काम में लगा हुआ है कि आपका बनने वाला है, कितना आपका फिनिश गुड है, ठीक है, कॉस्ट को रिकॉर्ड करना है, कितनी कॉस्ट ऑफ गुड्स है, इन सबको कितनी की गुड्स है, ये सब रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। और टाइम पीरियड ऑफ प्रिपरेशन, इफ इसकी एक टाइम पीरियड होती है। द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इज सॉल्वेंसी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर विद इन द 60 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, आपको फाइनेंशियल ईयर एंड होने से 6 महीने के अंदर अंदर आपको क्या है, आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। जैसे इन केस द फाइनेंशियल ईयर एंड, अगर आपका 31 मार्च 2012 को फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो आपको जो है ना एनुअल स्टेटमेंट 30 सितंबर तक बनाना कंपलसरी है, 30 सितंबर 2012 तक, ठीक है। अगर मान लो 31 मार्च 2012 को आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, यानी फिर आपको 6 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, विद इन 6 मंथ आपको फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के आपको करवाना पड़ेगा। अब देखो फाइनेंशियल 31 मार्च को खत्म हुआ, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 मंथ हो गया, तो आपको 6 मंथ तक आपको करवाना पड़ेगा, 30 सितंबर तक ये वैलिड रहेगा। ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट ऑफ एलएलपी, ठीक है। अब देखो सेक्शन 34, आप सेक्शन याद कर सकते हो, वैसे आपका नीड नहीं है आप, क्योंकि अगर सीए वगैरह, सीएस वगैरह, सीएमए वगैरह देते हो तो उसमें आपको नीड पड़ती है सेक्शंस की, वरना आपको बीकॉम वगैरह के एग्जाम में सेक्शंस की नीड नहीं है, आप लिख के आ सकते हो अपने आप से, ठीक है। द अकाउंट ऑफ एलएलपी शैल ऑडिटेड इन अकॉर्डेंस विद द रूल मे बी प्रिस्क्राइब, ऑडिट इज नॉट मैंडेटरी,
ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया था कि ऑडिट किनको करवाना मैंडेटरी है, किनको नहीं है। ऑडिट किसी के लिए मैंडेटरी नहीं होता है, ऑडिट सिर्फ उनके लिए मैंडेटरी होता है जिनकी टर्नओवर 25 लाख से एक्सिड कर जाती है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उसको जो है ऑडिट करवाना कंपलसरी पड़ जाता है। अकॉर्डिंग टू रूल 24 क्लॉज 8 ऑफ LLP रूल, एन LLP हुज टर्नओवर डज नॉट एग्जिस्ट फाइनेंशियल ईयर में 40 ऑन कंट्रीब्यूशन, यानी जो आपका कंट्रीब्यूशन ले रहे हो उसमें 40 नहीं होनी चाहिए आपकी और 25 लाख नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्प्ट कर देता है। एग्जाम्प्ट का मतलब क्या होता है, देखो सिंपली समझो एग्जाम्प्ट। अभी देखो जो ये हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, इसके बाद एक टॉपिक आएगा टैक्सेशन का, जो आपको इनकम टैक्स के बारे में होगा। अभी आपने इनकम टैक्स नहीं पढ़ी है, इसलिए आपको ये थोड़ा कम समझ में आएगा, इसलिए समझने की कोशिश करो। देखो जो एग्जाम वर्ड है ना, एग्जाम का मतलब होता है छूट। ठीक है, कि अगर आपकी इतनी लिमिट में रहती है टर्नओवर, तो आपको छूट मिल जाएगी, तो आपको कोई भी ऑडिट नहीं करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको कोई भी ऑडिट नहीं करवाना पड़ेगा। अगर इस लिमिट को क्रॉस करती है तो आपको क्या है, आपको ऑडिट करवाना कंपलसरी पड़ जाता है। अगर 40 से 60 लाख हो गई फाइनेंस अकाउंट एक्ट 2010 के तहत। ठीक है, बट सच LLP हु आर एग्जाम्प्टेड, जिनकी मैंडेटरी है कि एग्जाम्प्ट होना, देयर ऑडिटेड एज पर, उसकी ऑडिट किस पे होती है, एज पर LLP रूल 2009 के हिसाब से। अब बात करते हैं एनुअल रिटर्न की बात। सेक्शन 35 कहता है द सेकंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जो हमारे LLP का सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो क्या होता है, एक एनुअल रिटर्न, जो हमें एक साल के अंदर ROC में रजिस्ट्रार में जाके फाइल करनी होती है। एवरी LLP सबको रिक्वायर है कि आपको एनुअल रिटर्न जो है फाइल करनी है ऑथेंटिकेशन के साथ। ठीक है, जो भी आपका डिस्क्लोजर होगा फाइनेंशियल उसके 6 डेज के अंदर अंदर, जैसे 31 मार्च को आपका फाइनल होता है। ठीक है, फिर आपको 6 अप्रैल तक आपको कंपलसरी है कि आपको एनुअल फाइलिंग करवानी ही पड़ेगी। द एनुअल रिटर्न शैल बी फाइल प्रिस्क्राइब फ्रॉम, ये फॉर्म प्रिस्क्राइब होते थे, फॉर्म 11 भर जाएगा। ठीक है, LLP रूल 2009 के हिसाब से। अब इसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट होते हैं, क्या क्या डिटेल्स होती है वो जानते हैं। देखो इसके अंदर सिंपल होता है, आपका नेम, एड्रेस और कहाँ पे आपकी LLP है, LLP का नाम, उसका एड्रेस कहाँ पे है वो। ठीक है, और क्या क्या सर्विसेज दे रही है, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट, ये सब आएगा। फिर आपका डेट ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी जो भी आपकी फाइनेंशियल क्लोज हुआ होगा उसकी डेट आ जाएगी। तीसरा डिटेल ऑफ बिजनेस क्लासिफिकेशन, किस तरह का बिजनेस है, आप कोई ट्रेड कर रहे हो, यानी कोई आप ट्रेड का यानी कोई गुड्स की लेन देन कर रहे हो, कोई प्रोफेशन हो, आप CA CMA या डॉक्टर इंजीनियर, आप कोई प्रोफेशन हो, या आप कोई सर्विस दे रहे हो। ठीक है, आप कोई सी भी सर्विस दे सकते हो, वेब डिजाइनिंग की सर्विस हो गई। ठीक है, किसी भी तरह की सर्विस दे रहे हो तो आपको वहां पे क्लासिफाई करना होगा। प्रिंसिपल प्लेस यानी प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी ऑफ द LLP, इसको हम कह सकते हैं प्रिंसिपल प्लेस ऑफ LLP। इट मीन्स कहाँ पे आपका कौन सा प्रिंसिपल प्लेस है जहाँ पे आपका जो LLP था वो लोकेटेड था और किस तरह की बिजनेस एक्टिविटी वो करता था, और कितने प्रिंसिपल वो फॉलो करता था। द समरी ऑफ पार्टनर्स, इसमें पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की समरी आएगी, उसकी डिटेल्स आएगी। DPI नंबर आएगा डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का। आपको पता होगा DPI नंबर क्या होता है, DPI नंबर होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब LLP चालू हुआ था उस टाइम भी आपको DPI के बारे में बता दिया था, और इस नंबर के बिना कोई भी पर्सन एक डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकता किसी भी LLP का। जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है वो अकाउंटेबल होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर होता है LLP का। ठीक है, और आपको कम से कम 2 होने चाहिए एक LLP के अंदर, उनमें से एक तो कम से कम इंडिया का लोकेटेड होना चाहिए, तो उनकी डिटेल्स आएंगी। दूसरा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, कितने पार्टनर्स है इंडिविजुअल में और कितनी कॉर्पोरेट बॉडी है आपके पार्टनर पे। अब ऑब्लिगेशन क्या है, क्या किसके काम है, कितना कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो वो सब यहाँ आ जाएगा। कितनी पेनल्टी किस पार्टनर के ऊपर है। ठीक है, पर्टिकुलर ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, आपके LLP पे कोई ऑफेंस का कुछ है तो नहीं। सर्टिफिकेट साइन होगा डेजिग्नेटेड पार्टनर से, फिर ये जाके ROC में आपको जमा करना पड़ेगा। फिर एक लास्ट पॉइंट है इसका, अदर लीगल कंप्लायंस से रिलेटेड टू द फाइनेंशियल डिस्क्लोजर। देखो कंप्लायंस का मतलब होता है, कंप्लायंस का आप रूल कह सकते हो। ठीक है, या बोलो इसके क्या क्या बचा है इसके अलावा कि जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहला, पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस अंडर सेक्शन 34 और 35 इन केस एनी LLP फेल टू कंप्लाई विद द प्रोविजन। अगर कोई भी LLP इन प्रोविजंस के हिसाब से कंप्लाई यानी फॉलो करना भूल जाती है, फेल हो जाती है, तो उसको पनिश किया जाएगा। किसके साथ, 25,000 से कम तो होगा नहीं, 25 से 5 लाख के बीच में आपको फाइन हो सकता है। ठीक है,
या आपको जो है, और जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा ना वो एलएलपी के लिए ऊपर वाला जो 25 से 5 लाख है, जो डेजिग्नेटेड पार्टनर वो पर्सनली भी पनिशेबल होते हैं, 10,000 से लेके 1 लाख तक उनको भी फाइन पड़ सकता है अगर आप कोई भी ऐसी सेक्शन 34 35 की जो भी आपके कह सकते हो रूल है, या आपको जो भी आपको फॉलो करके डिस्क्लोज करने थे, अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो आपको ये जो पेनल्टीज है वो भरनी पड़ सकती है। दूसरा, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, सेक्शन 36 कहता है द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है, आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, एनुअल रिटर्न फाइलिंग, जो भी आप एनुअल रिटर्न फाइलिंग करते हो वो आपका एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन जाता है। दूसरा, एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ठीक है, जो भी आप अकाउंट मेंटेन कर रहे हो तो उसको भी आपको रखना पड़ेगा। अगर कोई पर्सन आ जाता है या कोई सीए आ जाता है, कोई भी आ जाता है, मान लो गवर्नमेंट की तरफ से भी आपकी एलएलपी को चेक करने, तो आपकी इंस्पेक्शन हो सकती है डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास नहीं है तो अभी आपको फाइन देना पड़ सकता है। इन केस अ पर्सन वांट टू ऑब्टेन अ कॉपी एक्सट्रैक्ट एनी इन्फोर्स मेंशन डॉक्यूमेंट द सर्टिफाइड बाय रजिस्ट्रार, ठीक है, ही विल हैव टू पे 5 रुपये पर पेज। यानी अगर मान लो आपकी एलएलपी का आपको कोई कुछ भी चाहिए, ठीक है, कोई भी आपको डॉक्यूमेंट आरओसी से लेना है तो आपको 5 रुपये एक पेज के देने पड़ेंगे। अगर उसमें 10 पेज है तो 5 रुपये एक पेज के हिसाब से 50 रुपये हो गए, तो आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे जब आपको ये पूरा डॉक्यूमेंट मिलेगा, ठीक है। पेनल्टी फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी तो आपको उसके लिए पेनल्टी देनी पड़ेगी। एनी एलएलपी फेल टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ एनुअल रिटर्न, अगर आप कोई भी एलएलपी है जो एनुअल रिटर्न की जो भी प्रोविजन है उनको कंप्लाई नहीं करती है, ठीक है, यानी उनको फॉलो नहीं करती है, तो उनको क्या है बिफोर ड्यू डेट से आपको क्या है एक उसको फाइल करना पड़ेगा। दूसरा, आपको फाइन देना पड़ेगा कितने का, 25,000 यानी 25,000 से 5 लाख तक का आपको फाइन पड़ सकता है। विच इज फॉल्स इन एनी मटेरियल पर्टिकुलर नो इट्स फॉल, ठीक है, मतलब उसको पता है कि ये गलत है, ठीक है, फिर भी वो नहीं बता रहा तो ये हो जाता। दूसरा, वो भूल ही गया कि ये गलत ही है, ठीक है, ही शैल बी पनिशड, इसको इम्प्रिजन यानी जेल हो सकती है 2 साल तक की, ठीक, और कितने 25 लाख तक का इसका क्या हो सकता है, जुर्माना हो सकता है, ठीक है, 1 लाख से 25 लाख तक का जुर्माना आपका आगे बढ़ सकता है, ठीक है। तो आप अगर ऐसी कोई मिस्टेक करते हो तो आपको फाइन देना पड़ेगा, चाहे डेजिग्नेटेड पार्टनर और एलएलपी दोनों को देना पड़ता है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे टैक्सेशन के बारे में, कि एलएलपी में जो टैक्सेशन है वो टैक्सेशन किस तरह लागू हो जाता है, किस तरह फॉलो किया जाता है एलएलपी के अंदर, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है इसमें हमने अभी तक क्या जाना, हमने सिंपल एक टॉपिक पढ़ा है जिसका नाम है फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, ठीक है, इसमें हमने फाइनेंशियल डिस्क्लोजर के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टैक्सेशन के बारे में, फिर उसके हम पढ़ेंगे कन्वर्जन के बारे में, फिर उसका 2-3 पार्ट और आएंगे, फिर ये चैप्टर आपका देन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ठीक है, इनमें से क्वेश्चन आते हैं जो आपके फाइनेंशियल डिस्क्लोजर है, ये तो देखो अकाउंट के बच्चों को पता होगा कि क्या होता है, ऑडिट भी आपको पता ही है, ये सब जो है आपके सिलेबस में ऑडिट नहीं है ज़्यादा, ठीक है, वो सिर्फ आपको एक वर्ड था, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और आपके एग्जाम से पहले ये सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा, और जो आपके नोट्स है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, आप वहाँ ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ जो भी बिजनेस लॉ पढ़ना चाहते हैं। तो मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।